स्वाध्याय कर रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता का, जिसे हम सीतायन के नाम से भी जानते हैं। और अभी हम सीतायन जो है उनकी इस किताब की लेखिका जो है ऑथर, उनका नाम दीना मरियम है और वो क्रिया योग की साधना करती हैं। इस किताब को उन्होंने उनका जो कनेक्शन था माता सीता और श्री राम के साथ, तो ध्यान में उन्हें अपने पूर्व जन्म जो दिखे, जो माता सीता और श्री राम के साथ थे मिथिला और अयोध्या में, तो वो दिखने के बाद वो एक्सपीरियंस उन्होंने इस बुक में हमारे साथ शेयर किया है। हम अभी पार्ट 2 पे हैं। तो पहला जो उनका जन्म था, जिसमें वो मीनाक्षी करके एक फैमिली में उनका जन्म हुआ था, ब्राह्मण फैमिली में, जो मिथिला में राजा जनक के सेविका के रूप में थी। अब वो लाइफ उनकी खत्म हो गई है और अभी ये उनका दूसरा नेक्स्ट बर्थ चल रहा है, जिसमें उनका नाम अनुसुया है। तो हम देख रहे थे, हमने लास्ट सेशन में देखा अनुसुया के फैमिली के बारे में। उनके भाई हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो सबसे छोटी हैं फैमिली में। जो पिता है वो अयोध्या के राज में एक बहुत बड़े पद पे हैं। और उनका उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी है। और सारे जो भी जरूरत का सामान हो, जो भी चीजें हो, मतलब उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है इस जन्म में अनुसुया के रूप में। पर जब उनकी विवाह की बात आती है तो वो थोड़ी सी डर जाती है, थोड़ी एंशियस हो जाती है और वो बोलती है कि नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लगता। तो इस डर के पीछे का कारण, और जब वो गुरुकुल में जाके उन्हें पता चलता है कि सब लोग अभी अयोध्या में ऐसे मानते हैं कि माता सीता का अपहरण हुआ था, तो वो उन्हें एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी वो कर नहीं पा रही थी एक्सेप्ट। तो इसीलिए उसके पीछे का कारण जानने के लिए किसी ने उनकी माता को बताया कि सोमा करके एक माता की सेविका अभी भी जीवित है, और वो एक आश्रम में रहती है जो अयोध्या की जो मेन सिटी है उससे बहुत दूर है, जंगल में है। तो अगर आप उनसे मिलके इस बात का कारण पता कर सकते हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए। और फिर उन सब ने ऐसे डिसाइड किया कि हाँ, अनुसुया के माता पिता ने ऐसे डिसाइड किया कि हम जरूर जाएंगे। और अनुसुया की माता और वो और कुछ सर्वेंट्स उनके साथ अ, निकलते हैं उस यात्रा के लिए। तो आगे क्या होता है हम आज देखते हैं। तो अनुसुया अभी बोल रही है। अभी हम अनुसुया के थ्रू ये कहानी देख रहे हैं, उनके माध्यम से हम हमारी स्टोरी आगे बढ़ रही है। तो वो कहती हैं कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि हम जाके वो महारानी की जो सेविका थी उनसे हम बात कर सके, उनसे मिल सके। और सच में उन्हें पता होगा कि एक्चुअल में माता सीता के साथ, महारानी के साथ क्या हुआ था। और जो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई उन्हें किडनैप नहीं कर सकता जबरदस्ती। तो हो सकता है कि मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर, कि मुझे ये विवाह से इतना डर क्यों लगता है, ये क्या डर है मेरे अंदर, तो हो सकता है कि सोमा के पास मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। बाद में जब अनुसुया की माँ देखती है कि वो कितनी एक्साइटेड है, तो वो कहती है कि बेटा आप इतना ज्यादा मत एक्साइटेड हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो जीवित भी है या नहीं, हमें बस किसी ने बताया है तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तो आप इतना ज्यादा मत सोचिए। लेकिन अनुसुया कह रही है कि नहीं, मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत बहुत जल्दी है उनसे मिलने की। तो बाद में उनका जर्नी शुरू होता है और वो फॉरेस्ट से, गाँव से ऐसे चलते चलते जाते हैं। और फिर उनका जो जर्नी चल रहा है उसमें अनुसुया ऐसे सोचती है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि महारानी को ऐसे इतनी दूर अयोध्या से आके यहाँ पे रहना पड़ा होगा। और यहाँ पे इतने सारे पशु पक्षी प्राणी हैं, गांव की लाइफ उसने कभी देखी नहीं।
तो ऐसे क्यों अनुसुईया का जो पूरा जीवन है अभी तक का सब अयोध्या में ही बीता है और सिटी में रही है वो। तो ऐसे गाँव में जंगल में कभी वो नहीं आई है, फर्स्ट टाइम वो आ रही है। तो वो बोल रही है कि मैं भी एक नई दुनिया देख रही हूँ, मुझे भी सब कुछ फर्स्ट टाइम पता चल रहा है। और महारानी और श्री राम भी यहाँ पे आए थे, इतनी दूर वो यहाँ पे रुके थे। तो मुझे कभी मुझे लगा ही नहीं था कि ऐसी भी कोई दुनिया है यहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए मेरी दुनिया वो अयोध्या का राज्य, वो पूरा मेन जो सिटी है, महल और वो सब, तो यहीं पे उसके आसपास ही मैंने अभी तक की पूरी लाइफ जी है। तो अम, वो पहुंचते हैं धीरे धीरे करके वो आश्रम में, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही अनुसुईया के पिता ने वो आश्रम के जो वहाँ ऋषि हैं उनको बता दिया था कि ऐसे ऐसे मेरी फैमिली आ रही है करके। और उनको सोमा जो माता की अ, खास सेविका थी उनसे मिलना है। और ये जर्नी बहुत लंबी थी। तो अनुसुईया कह रही है कि हम जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन रात होने से पहले हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में अनुसुईया की माँ उनको समझाती है कि हमें जो भी वो देंगे जगह रहने के लिए, हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ भी हमें ऐसे नहीं बोलना है कि ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ होती है आश्रमों में बहुत सिंपल होती है। तो फिर ऐसे करके वो अच्छे से अनुसुईया को प्रिपेयर करती है आगे जो भी आने वाला है उसके लिए। जैसे ही वो पहुंचते हैं वहां पे जो आश्रम के जो गुरु हैं उनका स्वागत करते हैं, सब कुछ उन्हें अपना रूम वगैरह दिखाते हैं, शाम का खाना वो लोग साथ में खाते हैं। और फिर अनुसुईया की माँ पूछती है उन गुरुजी से कि क्या सोमा अभी भी जीवित है? तो गुरुजी कहते हैं हाँ जी, बिल्कुल वो जीवित है। और अभी इतने ज्यादा लोग उनसे मिलने नहीं आते, पर जब माता ने अपना शरीर त्यागा था तो बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन अभी इतने ज्यादा नहीं आते। पर लोग ऐसे बोलते हैं कि उनके पास हीलिंग पावर्स हैं। पर सोमा जो है वो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो हमेशा बोलती है कि जो भी आता है वो माँ से आता है, और उनको वो सब कुछ सिर्फ एक माध्यम है। और ये सारी चीजें वो नहीं मानती है। कभी कभी कोई भी जाता है वहां पे सोमा से मिलने के लिए, चाहे वो कितनी भी एज उनकी हो गई हो, पर वो सबको खाना खिलाती है। तो और वो सबको खाना खिला के ही आगे भेजती हैं। तो गुरुजी बोलते हैं लेकिन आपकी इच्छा, आपको यहाँ खाना खाना है, आप यहाँ खाइए या वहां जाके खा लीजिए, जैसे भी। और उसके बाद बोलते हैं कि अगर आप इतनी दूर से सोमा से मिलने आए हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कारण होगा। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोमा ज्यादातर जो है अपना टाइम मौन में रहती है, वो ज्यादा बातें नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने ऑलरेडी अपना फिजिकल शरीर छोड़ दिया है। तो कभी कभी मैं जाता हूँ उनसे मिलने के लिए, लेकिन मैं भी एकदम साइलेंट में एकदम शांति से बैठा रहता हूँ। कभी कभी तो वो अपनी आंखें भी नहीं खोलती है, वो इतनी ज्यादा ध्यान में चली जाती है। फिर भी उनकी फिजिकल बॉडी तो यहाँ पे है। तो वो बोलती है कि जब तक मेरी माता आती नहीं है मुझे लेने के लिए, मैं नहीं जाऊंगी। तो वो उनका वेट कर रही है। अनुसुईया कहती है मैं पूरी रात सो नहीं पाई, ये सब कुछ अकोमोडेशन वगैरह सब रहने की जगह अच्छी थी, लेकिन मुझे इतनी ज्यादा उत्सुकता थी सोमा से मिलने की कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैं बाहर जाके थोड़ा आकाश में तारे वगैरह देख रही थी। और मेरे अलग अलग इमोशंस उनको और अनुसुईया को फील हो रहे थे। कभी उनकी आंखों से पानी आ रहा था। और फिर वो सोच रही थी कि ये जर्नी के बाद, ये एक्सपीरियंस के बाद जब वो वापस अपने महल जाएंगी तो जिस भी लड़के से उनके पिताजी उनका विवाह करना चाहते वो कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा उसके लिए वो बिल्कुल भी ऐसे चिंतित नहीं थी। तो उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था। और तो बस वो सुबह वो के अपनी माँ के उठने का वेट कर रही थी, बस वो पूरी रात ऐसे ही सब चीजें सोच रही थी। फिर उसके बाद जब वो सुबह होती है तो
वो लोग सब तैयार होके खाने के लिए जाते हैं। और अनुसुईया बोल रही है कि मेरी माता को समझ में आ रहा है कि मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो उनके कुछ बोलने से पहले ही अनुसुईया तैयार होके सब कुछ रेडी चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो जो गुरुजी हैं वो धीरे धीरे उनको जंगल की तरफ ले जाते हैं। और एक पुरानी सी झोपड़ी है वहां पे, और वहां पे वो दरवाजा है। तो अनुसुईया उसकी माँ को बोलती है कि अगर मैं आगे जाऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसकी माँ बोलती है नहीं नहीं जाओ तुम, मैं बाहर हूँ। तो वो अंदर धीरे से दरवाजा खोलती है अनुसुईया, और वहां पे देखती है कि सूर्य की किरणें धीरे धीरे रूम में आ रही हैं, और जो अंधेरा है वो दूर हो रहा है। फिर वहां पे एक बहुत ही सुंदर यंग स्त्री लेडी वहां पे बैठी हुई है। बहुत काले काले बाल हैं उनके, गोल सा चेहरा है, और एक ऑरेंज कलर का कपड़ा उन्होंने साड़ी पहन रखी है। और ये जो विजन था ये थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रुका, और फिर जब वो और थोड़ा सा क्लोज हुई तब वो जो वुमेन है, वो जो स्त्री है सुंदर सी, वो एक बहुत ही ज्यादा एजेड स्त्री में चली गई, और ऐसे कन्वर्ट हो गई। और वो मेडिटेशन में बैठी है। आईज उनके, आंखें बंद है, और उनका जो चेहरा है उसमें बहुत सारी लाइंस हैं एज की वजह से। तो अनुसुईया कह रही है कि थोड़ी देर के लिए तो मेरी सांस ही रुक गई, और मैंने देखा इतने सारे इमोशंस मैं फील कर पा रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा है हंसूं कि रोऊं, रुकूं यहाँ पे कि जाऊं, जिस जगह पे खड़ी हूं वहीं पे रहूं कि आगे जाऊं कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के बाद अम, उन्होंने आंखें धीरे धीरे से खोली, और उन्होंने बोला आ जाओ अंदर आ जाओ। तो वो फिर आगे जाती है। आगे जाने के बाद वो थोड़ा और क्लोज जाती है उनके, और उनको प्रणाम करती है अनुसुईया, और बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। सोमा बोलती है कि आप थोड़ा और पास आके बैठिए जिससे कि मुझे दिख सके आप। और फिर उनके चेहरे पे एक बहुत अच्छी सी स्माइल होती है सोमा के। थोड़ी सी आंखें उनकी खुली थी, और धीरे धीरे वो इस दुनिया में फिजिकल वर्ल्ड में आ रही थी। जैसे वो आगे गई, और शायद उनकी एज की वजह से थोड़ी सी आई साइट कम हो गई थी, तो वो आगे आगे जा रही थी, और उनकी आंखों में जो कंफ्यूजन था कि कौन है करके, वो धीरे धीरे दूर हो रहा था। और धीरे से उन्होंने अपनी आंखें खोली, और फिर वो अनुसुईया को बोला अच्छा तुम हो। और फिर उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई, कंफ्यूजन चला गया, और वो सारे डिटेल्स देख रही थी अनुसुईया के चेहरे की, उनके गाल कैसे हैं, बाल कैसे हैं, सब कुछ। और फिर वो उनके बालों को देख के बहुत खुश हुई, और बोला कि कितने थिक और कितने सुंदर हैं तुम्हारे बाल, तो और तुम कितनी प्यारी हो। तो अनुसुईया कहती है मैंने कभी भी अपनी अपीयरेंस के बारे में इतना सोचा नहीं था। मेरे पिता हमेशा बोलते थे कि तुम बहुत सुंदर हो दिखने में, लेकिन मैंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। फिर अनुसुईया की माता धीरे से आती है पीछे से, और वो सोमा से कुछ बात करती है। लेकिन सोमा जो है वो के भी ऐसे लंबे बाल है, लेकिन ग्रे कलर के हैं, और थोड़े से थिन हो गए हैं। अभी उन्होंने भी ऑरेंज कलर के साड़ी पहन के रखी है। फेस उनका एकदम पतला सा हो गया है, और धीरे धीरे करके वो अपनी आंखें खोल के स्माइल करके सब सुन रही है जो अनुसुईया की माँ उनको समझा रही है। फिर अब वो अनुसुईया की तरफ देखती है और बोलती है अच्छा तो तुम्हारा नाम, जो ऋषि अनुसुईया थी उनके ऊपर, उनके उनके नाम से आपका नाम रखा गया है। तो माता तो बहुत खुश होती, ये तो माँ को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन फिर आगे अनुसुईया की माता बोलती है कि हाँ वही अनुसुईया जो ऋषि अत्रि की पत्नी थी। तो सोमा कहती है कि अच्छा तो अयोध्या में अभी उनको सिर्फ एक अच्छी पत्नी के रूप में, एक ऋषि की अच्छी पत्नी के रूप में जाना जाता है। जबकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो अनुसुईया थी, ऋषि अनुसुईया, वो बहुत बहुत महान ऋषि थी, और कभी ऐसी ऋषि पृथ्वी पर नहीं हुई इससे पहले।
बहुत तपस्या की उन्होंने। इतनी तपस्या तो जो मेल पुरुष ऋषि जो थे वो भी बहुत कम कर पाते हैं। इतनी सारी इतनी सारी सिद्धियां उन्होंने ली, और उनकी तपस्या की वजह से पृथ्वी पर इतना कुछ आया है कि अभी जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको कितना फायदा होगा उससे। तो उनके उनका जो हृदय था वो एक माँ का हृदय था, और उनका जो एक ज्ञान था वो एक ज्ञानी का विस्डम उनके अंदर था। तो परफेक्ट बैलेंस था उनके अंदर विस्डम और प्रेम का, ज्ञान और प्रेम का। और इसी की वजह से तो उन्होंने माता को अच्छे से तैयार किया था आगे जो होने वाला था उसके लिए। तो अनुसुईया कहती जैसे लंका का शब्द यूज किया सोमा ने, तो उनको एक अजीब सा इमोशन फील हुआ। और अनुसुईया की माँ बोलती है सोमा को कि आपने बहुत सेंसिटिव टॉपिक चूज कर लिया है मेरी बेटी के लिए, वो बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि वो मानने को ही तैयार नहीं कि महारानी का अपहरण हुआ था। तो सोमा अनुसुईया की तरफ देख के बोलती है कि क्यों तुम्हें ऐसा लगता है, वो तो सही बोल रही है, कि वो जो सोच रही है वो एकदम सही है, क्योंकि किसी ने भी सही स्टोरी किसी को पता ही नहीं है। पर फिर वो अनुसुईया की तरफ देख के बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो अनुसुईया कहती है कि बस मुझे फील होता है, मुझे नहीं पता कि क्या रियल स्टोरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माता इतनी इतनी शक्तिशाली थी कि उनकी इच्छा के बिना कोई उनको कुछ नहीं कर सकता। कभी भी वो ऐसे हेल्पलेस या कुछ उनके पास नहीं है, ऐसे वो कभी नहीं रह सकते। तो सोमा कहती है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये माता की ही इच्छा थी कि रावण जो है वो रावण के साथ जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अ, माता सीता और श्री राम इन दोनों में से किसी एक को तो उस राज्य में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी ली। लेकिन बहुत कुछ है इस स्टोरी में, लेकिन लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को अयोध्या का राज्य कैसे बढ़ रहा है, कैसे पैसा आ रहा है, वो सब जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन माता के जो सेक्रीफाइसेस हैं, माता की जो इतना बलिदान जो माता ने दिया है, जिसकी वजह से हमें इतना कुछ मिल रहा है, वो जानने में लोगों को अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अनुसुईया कहती है लेकिन आप प्लीज मुझे बताइए, मुझे सच जानना है। तो सोमा कहती है थोड़ा सा आप धीरज रखिए, पहले मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, नहीं तो माता को अच्छा नहीं लगेगा। तो अम, अनुसुईया की माता कहती है कि नहीं नहीं सोमा को, कि आप मत कुछ तकलीफ लीजिए, हम ऑलरेडी आश्रम में खा के आ चुके हैं। पर सोमा कहती कि नहीं, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाती हूँ, एक कुछ पीने के लिए भी लेके आती हूँ, और फिर हम आगे बात करेंगे। आगे सोमा जाती है और उन्होंने कुछ खाना बनाया उन लोगों के लिए, और बहुत अच्छे से फिर सोमा जो है उनको किचन की एरिया में दिखाती है कि ये हमारा किचन है। और लेकिन अनुसुईया तो वो स्टोरी सुनने के लिए बहुत उसके मन में चल रहा है कि क्या क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। तो फिर आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे कोई भी कोई भी ऋषि या कोई भी अगर सोमा की, जहाँ सोमा रह रही थी, वहां उनके जो घर है वहां से अगर कोई भी जाता था, तो कभी भी सोमा उसको ऐसे जाने नहीं देते थे। वो हमेशा उनको अंदर बुलाते थे और खाना खिला के फिर वो आगे जाते थे। तो या कभी भी सोमा का ये एक रूल था, और वो वैसे बोलती थी कि हम मुझे माता ने ये सिखाया है, और मैं हमेशा इसको, ये माता की आज्ञा है कि जो भी आता है आप उसको खाना खिलाइए, और ऐसे ही नहीं जो बचा हुआ खाना, ऐसे नहीं, जो बेस्ट आपके पास है, जो एकदम फ्रेश है आपके पास, अच्छे से अच्छा खाना, वो आप खिलाइए सबको। तो फिर अनुसुईया पूछती है सोमा को, मिथिला में भी ऐसे ही होता था? तो सोमा कहती है कि हाँ, ये एक प्रैक्टिस थी, एक बहुत आम सी चीज थी जो जनक बाबा और सुनैना माँ ने शुरू किया था, कि उनका जो किचन है वो हमेशा खुला रहेगा ऋषियों के लिए। कोई भी ट्रैवलर है, कोई आ रहा है वहां पे, तो ये यही जो रिवाज है वो माता
अयोध्या लेके आई थी। फिर कभी कभी मिथिला में इतने सारे लोग आ जाते थे खाने के लिए कि कुछ अनाज भी बचता नहीं था। तो किचन के जो लोग काम करते थे वो सोचते थे कि अब क्या करेंगे। तो उसी क्षण कोई ना कोई फार्मर आ जाता था बहुत सारा खाना लेके। तो फिर वो फिर से खाना बनाना शुरू करते थे। तो जनक बाबा कहते थे कि ये इसको ही गिफ्ट ऑफ गिविंग, मतलब सबको हमें बांट के सब कुछ एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए। तो माँ भी जब तक यहाँ पे थी पृथ्वी पर, लास्ट दिन तक उन्होंने इस प्रथा का पालन किया। और मैं भी उस प्रथा का पालन करूंगी, सुमा कहती है। फिर बोलते हैं जब तक माँ मुझे लेने नहीं आती, जैसे सोमा हमेशा बोलती है, तब तक मैं यहीं पे हूँ। पर पता नहीं मुझे वो यहाँ क्यों छोड़कर चली गई। तो जो जो ऋषि आए थे वहां पे खाना खाने के लिए, तो वो बोलते हैं कि हाँ शायद इसलिए कि आप हमें ऐसा स्वादिष्ट भोजन बना के खिला सके, और जो एक्चुअल में जो हुआ था उस टाइम पे, उस वो कहानियां आप हमें सुना सके। उसके बाद आगे आगे सोमा और अनुसुया की माँ, और इन तीनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे मास्टर्स। थैंक यू।